नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास में पुनः आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको यहां पर विसर्ग संधि के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं विसर्ग लोप दीर्घ संधि। मित्रों, इससे पहले मैंने आपको विसर्ग लोप संधि के बारे में बताया था कि विसर्ग लोप हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको विसर्ग लोप के बाद में जो क्या प्रोसेस होने वाली है उसको मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं जहां पर विसर्ग लोप होने के बाद में प्रोसेस होती है, तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान, इसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहां पर लगातार क्लासेज आपको हम उपलब्ध करवा रहे हैं। चाहे आप रीट की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सबके लिए यहां पर आपको बहुत ही अच्छा मेंटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगता है ये लिखा करो आप कमेंट के रूप में। कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट करके आप लिखें। हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि सर हमें सेकंड ग्रेड हिंदी और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान इनकी किताबों के बारे में बताएं कि हम किस तरह से तैयारी करें, कौन सी किताब हम पढ़ें। दोस्तों, निश्चित रूप से मैं आपको आज या कल ये वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप उसका इंतजार करना और अच्छे से देखना। मैंने जैसे कि आपको संस्कृत का वीडियो बना रखा है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो पहले पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी है, कौन सी बुक्स आप पढ़े उसके बारे में बता रखा है। सेकंड ग्रेड का पहला पेपर जीके वाला जो है उसमें क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े, ठीक है, वो मैंने आपको सब बता रखा है। आप देखें, बहुत ही शानदार तरीका से मैंने बताया है और जो अनुभव हमारे पास है वो ही आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, संधि का नाम रहेगा हमारा आज विसर्ग लोप दीर्घ संधि। आपको लग रहा होगा ये संधि तो हमने देखी नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमने कहा कि संधि के अंदर जैसा जैसा काम होता है हम उसी के आधार पर संधि का नामकरण कर देते हैं। यहां पर इस तरह का काम होगा, ये काम का नाम मानिए एक तरीका से, तो जैसा काम होगा वैसा ही हम नाम रख देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूं, यानी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने विसर्ग लोप की कहानी आपको बताई थी। तो एक बार लोप के बारे में थोड़ा सा हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने आपसे कहा कि विसर्ग का डायरेक्ट लोप नहीं होता, विसर्ग का डायरेक्ट कभी लोप नहीं होता है। विसर्ग के स्थान पर जैसे से हो गया मान लो, ठीक है, अब इस से के स्थान पर आपका रू हुआ, अब इस रू में से आपका रे बचा, ठीक है, अब रे को हमारा ये हुआ और फिर ये का लोप होता है। तो यहां पर ये का लोप जो हो रहा है ये आपका विसर्ग का लोप ही कहलाता है। इसके लिए मैंने सूत्र बताया था भो भगो अगो अपूर्वस्य योषी, तो वहां पर हमारा जो रे होता है उसके स्थान पर ये हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक बताया था हमने एतत् और तत् संबंधी जो सु होगा उसका भी लोप हो जाता है। इसके लिए भी हमने सूत्र बताया था एतत् तदोह सुलोपो अकोर नए समासे हली, यानी हल पर में रहने पर एतत् और तत् से संबंधित जो सु होता है उसका भी लोप कर दिया जाता है। जैसे कि हमने बताया था सह पठती, तो यहां हमने लोप कर दिया था क्योंकि यहां पर आगे हल वर्ण मिल रहा है और ये आपका तत् का रूप है से, ठीक है। यहां पर यदि एतत् का होता तो हम लिखते एष है, तो यहां भी आपका लोप हो जाता। आगे आपको यहां पर व्यंजन वर्ण मिलना चाहिए। फिर हमने दो बात बताई थी, ठीक है, ऐसे। तो अलग अलग जो भी हमने आपको बताया है वो याद रखना, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक है सारी चीजें, वो आपको आगे जाकर के काम आने वाली बातें होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि विसर्ग लोप तक की जो कहानी आपने पढ़ी है उसके बाद में क्या प्रोसेस हमें करनी है। तो बाद में हम करेंगे दीर्घ संधि का काम। मैं आपको यहां पर शॉर्ट में एक बार समझा देता हूं। आज इस संधि में हम दो सूत्र समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोनों सूत्रों को यहां पर लिखूंगा जिससे कि हम दोनों को अच्छे से एक साथ समझ लेंगे। दो सूत्र हम समझने वाले हैं। सबसे पहला सूत्र हम समझेंगे रोरी, सूत्र नंबर 1 रहेगा रोरी, ठीक है। इसके बाद में सूत्र नंबर 2 रहेगा हमारा ढ्रलोपी, ढ्रलोपी पूर्वस्य दीर्घोण, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। बात समझ में आ रही है आपके? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। ढ्रलोपे
तो ये हमारा दूसरा सूत्र रहेगा मित्रों, ढ लोपे पूर्वज से दीर्घो अण है बी। तो इस तरह से हमारा पहला सूत्र रोरी हो जाएगा, दूसरा सूत्र ढलो पे पूर्वज से दीर्घवर्ण हो जाएगा। ये दोनों सूत्र आपको यदि समझ में आ जाते हैं तो ये वाली संधि हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें और कुछ नहीं बचेगा। तो एक एक को समझ लेते हैं, उदाहरण से आपको मैं स्पष्ट कर दूंगा। ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है, छोटा सा ही है ये, छोटा मतलब एक मानो टॉपिक है हमारा ये संधि। तो सबसे पहले मैं आपको रोरी बता रहा हूं। रोरी सूत्र ये कह रहा है मित्रों कि रेफ के बाद में यदि रेफ रहे, ये कंडीशन रहेगी इसकी, रेफ के बाद में रेफ रहे, इस तरह की कंडीशन इसमें रहेगी। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो पूर्व रे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है इसका लोप हो जाता है। जो पूर्व वाला रे है इसका लोप कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारे रोरी का काम। ठीक है, अब ये रे कहां से आएगा आपके पास? भाई विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं तो रे कहां से आएगा? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी शब्द हमारे पास है, मान लो कोई भी शब्द हमारे पास रहेगा, तो हमने आपसे कहा कि उसको पद बनाने के लिए उसमें हम जोड़ते हैं सु। क्या जोड़ते हैं? सु। फिर यहां पर हमारा जो सु है इसमें से बचता है से। क्या बचता है? से। फिर हमने आपको एक सूत्र बताया था, कौन सा सूत्र? सस जोशो रू। ये हमने आपको सूत्र बताया था, सस जोशो रू सूत्र हमने आपको बताया था। ये सूत्र क्या करता है मित्रों? ये करता है कि पदांत के अंदर जो आपका से होता है, ठीक है, पदांत में जो आपका से रहेगा, ये आपका दंत्य सकार, और आपका सजुष शब्द का से रहेगा, ये वाला, इन दोनों शय यानी ये वाला शय और ये वाला शय, इन दोनों के स्थान पर ये क्या करता है? रू कर देता है। क्या करता है? रू। अब रू में से आपका रे बचता है। क्या बचता है? रे। तो ये वाला रे हमारा इस तरह से आएगा आपको। ये डायरेक्ट रे नहीं आ रहा है कहीं से, ये आपका कुल मिलाकर के विसर्ग के स्थान पर ही है, ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। अब हमने क्या किया? सु किया। अब सु का ही विसर्ग होता है। फिर सु का हमने क्या बचाया? से बचाया। फिर इस सूत्र की सहायता से हमने से के स्थान पर रू कर दिया। फिर रू में से आपका रे बचा, तब जाके आपको इस तरह से रे दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने एक तरीका समझाया कि ये रे आपको कहां से दिखाई देगा, ये कहां से आएगा आपके पास रे, इस तरह से आएगा आपके पास रे। मैं एक उदाहरण समझाता हूं आपको, देखिए उसमें आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि रे किस तरीका से आपको दिखेगा। जैसे हम एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास हरि शब्द है, ठीक है। अब हरि शब्द में हम आपको सुविभक्ति लानी है, तो इसमें हम सु जोड़ देंगे। हमने सु जोड़ दिया, आगे हमने जोड़ा रम्य है, ऐसे रम्य शब्द जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे? सु में से आपका से बचेगा। देखिए हरि से रम्य है, ठीक है। यहां तक इसके बाद में हमने आपसे कहा कि भाई पद, ये हमारा पद हो गया हरि हरिस। अब यहां पर हमने कहा कि पदांत में यदि से मिलता है तो उसको आपको रू बना देना है, तो यहां पर हम इसको रू बना देंगे। रू बनेगा हमारा इस तरह से, ठीक है। आगे आपका रम्य है, अब यहां पर रू में से आपका रे बच जाएगा ऐसे, और स्थिति बन जाएगी आपकी हरि रे रम्य है। हरि रे रम्य यानी हरिर रम्य है। ये वाली जो कंडीशन है मित्रों, यहां पर हमारा रोरी कार्य करेगा, यानी हमारा जो सूत्र लगेगा ना रोरी, वो यहां लगेगा इस जगह पर। लेकिन यहां तक की प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझाई है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए स्पष्ट रूप से। बहुत सारे विद्यार्थी दिमाग में सोच रहे होंगे कि यार ये रे कहां से आ गया, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया आपको, जिससे कि आपका शंका समाधान हो जाए तुरंत। तो आपको अब पता लग गया होगा कि ये रे कहां से आया। तो इस वाले रे का लोप करना है पहले वाले रे का। बात समझना आप, ये देखो फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो पूर्व में जो रे दिख रहा है ना ये वाला, इसका लोप कर देंगे हम। कौन करेगा लोप? रोरी सूत्र करेगा। देखिए अब चलो यहां तक तो आप समझ चुके हैं। ये रोरी सूत्र मैंने आपको बताया कि रोरी किस तरह से काम करता है और रोरी का क्या मतलब है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वाले सूत्र पर। दूसरा सूत्र है हमारा ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घवर्ण है, यानी यहां पर ढ है। ढ का मतलब है ढ और र, ठीक है।
ये ढ लोपे यानी ढ लोप यानी ढ या रे का लोप होने पर उससे पूर्व में उपस्थित जो हमारा अण है वो दीर्घ हो जाता है, ऐसा यहां पर मतलब है। देखो ऐसा मतलब है इसका, जैसे आपको इधर मिला ढ या रे, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इससे पूर्व में जो अण बैठा हुआ है, इससे पूर्व जो अण है, किससे पूर्व, इस ढ या रे से पहले जो अण मिलेगा उस अण का आपको कर देना है क्या, लोप कर देना है। क्या कर देना है, लोप। ऐसा यहां मतलब होता है। जैसे मैं एक बार आपको बताता हूं, जैसे हमारा उदाहरण है पुनर्धन रमते। एक तो ये वाली कंडीशन हमारी मिलेगी आपको, ठीक है। एक हमारी कंडीशन मिलेगी लिड धन ढ है, लिड धन ढ है। ये दो कंडीशन आपके सामने हैं। अब इन दोनों कंडीशनों से आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से पहला उदाहरण ये आपको समझना है, पुनर्धन रमते, एक है लिड और ढ है। ये दो कंडीशन आपकी रहती है इसके अंदर। हमने आपसे कहा कि यहां पर या तो रे का लोप होगा या फिर आपके ढ का लोप होगा, ठीक है। अब इस रे से पहले आपको देखना है यहां पर, ठीक है, जस्ट पहले आपको देखना है यदि अन बैठा हुआ है, अण में आपके तीन वर्ण आएंगे। अण का मतलब क्या होता है, यहां लिख रहा हूं मैं, अण का मतलब अ, ई और उ, ये तीन वर्ण आपके यहां आ सकते हैं, उसको हमें दीर्घ कर देना है। यही इस सूत्र का अर्थ है। बात स्पष्ट हो गई होगी। दोबारा सुन लो, ढ या रे का लोप होने पर उससे पूर्व में स्थित अण का दीर्घ हो जाता है। जैसे कि उदाहरणों में आप देख रहे हैं, यहां रे का लोप हो जाएगा तो यहां जो न के अंदर ए दिखाई दे रहा है ये अण में आता है, इसको दीर्घ कर देंगे, ठीक है। तो यहां बना लेंगे पुनारमते। इसी तरह यहां ढ के बाद में ढ आ रहा है तो यहां एक सूत्र चलता है ढोढे लोप है, तो यहां पर पूर्व वाले ढ का लोप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में उससे पूर्व में जो अण बैठा है उसको दीर्घ कर देंगे। तो ली में जो ई दिखाई दे रहा है ना, ई, इसको हम दीर्घ कर देंगे तो ली बन जाएगा, ली यहां पर दीर्घ हो जाएगा इस तरह से, और ये आपका लोप हो ही जाएगा। फिर इधर वाला ढ बचेगा, लीड है, इस तरह से बन जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा कैसे बनता है। तो ये आप दोनों नोट कर ले, दोनों का अर्थ आपने लिख लिया होगा। आपके हिसाब से जैसा आपको समझ में आ जाए उस हिसाब से आपको लिखना है। अब मैं आगे आपको इनकी उदाहरण समझाता हूं, 7-8 उदाहरण, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे इनको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले रोरी समझना है। रोरी का मतलब होता है कि रेफ के बाद में यदि रेफ आता है तो पूर्व वाले रेफ का लोप कर दिया जाता है। ये हमारे रोरी का मतलब हो गया। ये रे आपको कहां से दिखाई देगा, ये मैंने पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है। एक उदाहरण लिखे, जैसे हरि में सु जोड़ा, फिर रम में जोड़ा, आगे उसके एक पद है, हरि सु रम में है, हरि सु में से आपका से बचा, उसके बाद में से का हमने रू किया सस जुशो रू सूत्र से। ये लिखा हुआ है सस जुशो रू, इस सूत्र से हमने रू कर दिया, रू में से रे बचा, हरि रे रम में है। इस तरह से हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हमारे पास मिल गया रे, ठीक है। तो अब यहां पर रोरी सूत्र काम करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि यहां पर रे नहीं होता है तो ये वाली कंडीशन रहती है, ढ होता है और ढ के बाद में भी ढ आ रहा है, तो यहां पर फिर रोरी सूत्र नहीं लगेगा, वहां लगेगा ढोडे लोपे है। यानी ढ के बाद में यदि ढ आ रहा है तो पूर्व वाले ढ का आपको लोप कर देना है पहले वाले ढ का, ठीक है। तो फिर आपको आगे ये वाला सूत्र लगाना है वहां पर। उसके बाद में ये वाला सूत्र क्या करेगा आपको पता है, ये आपका दीर्घ करेगा अण का, तो अण का दीर्घ कर देगा। इस तरह से ये जानकारी मैंने दी है दोनों सूत्रों के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं। अब उदाहरण समझते चलिए उदाहरण बताते हैं आपको, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों सूत्रों के आधार पर मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। चलिए देखते हैं इसमें। देखिए मित्रों, यहां पर हमने उदाहरण लिख दिए हैं। ये 10-11 उदाहरण है, एक एक को समझते हैं। ये उदाहरण आपको समझ में आने चाहिए। प्रोसेस में आपको बता दूंगा। जैसे कि यहां देख रहे हैं आप, इधर देखिए, हमने यहां पर इधर कोष्टक के अंदर ये विसर्ग वाला रूप लिखा है। क्यों? क्योंकि एट लास्ट यहां पर विसर्ग बनता है इसका, आपको पता है। जैसे कोई भी पद है, मैंने आपको समझाया था अभी, जैसे मान लो हरि हमारा पद है तो इसमें हमने सु जोड़ लिया, ठीक है। इसको पद बनाने के लिए हम सु जोड़ दिया इसमें, फिर सु में से आपका से बचता है इस तरीका से, ठीक है, ऐसे बच गया। अब ये से जो दिखाई दे रहा है ये पदांत की स्थिति में है ना, तो सस जुशो रू सूत्र से हमारा रू हो जाएगा,
तो इसका रू बन जाएगा ऐसे, फिर रू में से हमारा रे बचेगा ऐसे, फिर आपका रे जो है ये विसर्ग में बदल जाएगा, खरब सानयोर विसर्जनीय, तो हमारा रूप बन जाएगा हरि ही। इस तरह से हमारा हरि ही रूप है। लेकिन हमें यहाँ पर काम करना है, हमारा रोरी सूत्र इस जगह काम करेगा, तो हमें यहाँ से काम करना होगा आगे। तो ये रे आपका कहाँ से दिख रहा है, ये सु में से ही तो निकला है, यानी सु का ही रे है, ये अलग से नहीं आया कहीं से। अब ये प्रोसेस आपको समझ में आनी चाहिए कि रे कहाँ से आ रहा है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट रे लिखा हुआ है सब जगह, ये आप देख सकते हैं सब जगह रे लिख रहा है मैंने। तो ये आपको ये समझना, देखो ये सारे उदाहरणों में आप देखिए दोस्तों, सब जगह मैंने रे लिखा है, ये देखिए ये रे लिख रहा है सब जगह पर। तो मैं आपको इसको अब अलग अलग नहीं समझाऊंगा इस तरीका से, क्योंकि मैंने यहां समझा दिया है। मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, अब लोप करने के बाद में क्या रूप बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अब लोप वाला भी मैं एक उदाहरण समझा दूंगा आपको, लोप वाला कैसे बनता है। ये तो हो गया रे कैसे आएगा। अब लोप वाला समझ लो आप। जैसे हम पहला ही उदाहरण समझते हैं, जैसे पुनर्धन रमते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, पुनर्धन रमते। देखिए मैंने आपसे कहा कि रे के बाद में यदि रे मिलता है तो देखिए यहां पर ये रे रहा आपका, इधर भी रे रहा। रे के बाद में रे मिलता है तो पहले वाले रे का लोप हो जाता है, ये रोरी सूत्र बोल रहा है। तो रोरी सूत्र के अनुसार यहां पर जो पहले वाला रे है ये वाला, इसका लोप हो जाएगा। जैसे ही लोप होगा तो रूप बनेगा पुनः धन रमते, पुनः रमते। इस तरीका से बन जाएगा कि नहीं। अब देखो इस तरह से आप देख रहे हैं, यहां पर रे का लोप करने के बाद में ये वाली कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। फिर हमारा यहां पर ये वाला सूत्र काम करेगा। ये सूत्र कहता है कि ढ या रे इन दोनों में से किसी का भी लोप हो तो उससे पहले वाला जो अण बैठा हुआ है उसका दीर्घ कर देंगे। तो हमने यहां से लोप किया है, तो अब यहां पर देखिए आपको अण मिलना चाहिए। अण में हमारे ए ई उ तीन वर्ण आते हैं, तो न के अंदर ए बैठा हुआ है ए, इस ए का आपको दीर्घ कर देना है, यही इस सूत्र का काम है। तो इसको हम दीर्घ करेंगे तो बनेगा हमारा पुनः रमते। ये हमारा रूप बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा रूप बनेगा पुनरमते। अब पुनरमते कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहले हमने रे का लोप किया, फिर रे से पहले यहां पर इस जगह जो आपका अण बैठा होगा, ए ई और उ, ये तीन ही वर्ण हैं जिनको यहां दीर्घ होना है। इसीलिए संधि का नाम रखा है विसर्ग लोप दीर्घ संधि, क्योंकि हम पहले लोप कर रहे हैं विसर्ग का। यो रे का मतलब विसर्ग ही तो है, अरे विसर्ग में से ही रे बना, ऐसे मान लो, और रे का विसर्ग बन जाता है ऐसे। तो यहां पर लोप हो गया, फिर उसके बाद में हमने अण को दीर्घ किया है, इसलिए नाम हो गया ना विसर्ग लोप दीर्घ संधि, ऐसा यहां पर नामकरण हुआ है। तो ये बात आपको समझ में आई कैसे बना। अब ऐसे सारे उदाहरणों को मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, आप समझ जाना। ऐसे अलग अलग प्रोसेस नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर तो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा। अब एक समझा दिया मैंने, एक समझ में आ गया तो आप कितने भी समझ सकते हो। अब सीधा लिख रहा हूं मैं, यहां देखिए, यहां बनेगा पुनः रमते, बन गया। देखिए यहां पर है हरेर धन रम्य है। अब देखो यहां रे आ रहा है, फिर आपका रे आ रहा है आगे, तो इस वाले रे का लोप हो जाएगा। लोप होने के बाद में हमने कहा कि रे और ढह से पहले, ठीक है, ढह का सिर्फ एक ही उदाहरण है इसमें, बाकी तो रे का उदाहरण मिलेगा आपको। तो रे से पहले आपको यहाँ अण देखना है, तो हरि में ई दिखाई दे रहा है ना, ई, ये अण में आता है, इसको दीर्घ कर देना है बस। तो इसको हम कर देंगे हरि रम्य है, इस तरह से ये हमारा रूप बन गया, हरि रम्य है। अब कोई सोचेगा ये तो गलत रूप है, हरि में तो नहीं आता ऐसा, इसमें तो छोटी ही की मात्रा आती है। ऐसा नहीं है, आपको नियम ध्यान रखना है, ये विसर्ग संधि का नियम है, तब जाकर के बना है ये। आगे चलो, आगे है हमारा निर्धन रवय है, निर्धन रवय है। यहाँ पर रे आ रहा है, इधर रे आ रहा है, तो इस वाले रे का लोप होगा और यहाँ पर जो अण होगा उसको दीर्घ कर देंगे। तो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दिख रही है नी, इसको दीर्घ कर देना है, यहाँ बनेगा नी रवय है, इस तरह से नी रवय है। क्लियर। आगे चलो, यहाँ पर है निर है, आगे रज है, तो यहाँ पर जो रे दिखाई दे रहा है इसका लोप होगा और नी में जो ई है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो बन जाएगा नी रज है, इस तरह से नी रज है। क्लियर। आगे चलो, निर्धन रोग है, यहाँ पर रे आ रहा है, आगे रे आ रहा है, इसका लोप करो, फिर यहाँ अण को दीर्घ करना है, तो यहाँ बन जाएगा नी रोग है, नी रोग है। अब बहुत सारे इसको आप निरोग लिखते हैं, निरोग छोटी की मात्रा लगा के लिखते हैं, जो कि अशुद्ध माना जाएगा आपका।
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माना जाएगा। आप खुद देख सकते हैं इसमें शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। इसका हम प्रयोग करते हैं अधिकतर, ऐसा लिखते हैं हम अधिकतर, जो कि अशुद्ध है। ये आपको दिख रहा है इसमें क्यों अशुद्ध है, मैंने आपको बता दिया है सारा का सारा सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा दुर्धन राज है। यहाँ पर दुर है तो रे आ रहा है, इधर रे आ रहा है, इसका लोप करिए, फिर यहाँ पर ऊ दिखाई दे रहा है जो कि अण में आता है, दीर्घ कर दो तो बन जाएगा दूराज है। ऐसे दूराज है बन गया। अब यहाँ पर एक उदाहरण आपका लिड धन ढ है, ऐसा आ रहा है ये लिड धन ढ, ठीक है। अब यहां पर रे नहीं मिल रहा, यहां मिल रहा है आपको ढ। तो हमने कहा है ना कि ढ या रे का कोई भी लोप हो तो उससे पहले वाले अण का दीर्घ होता है। अब यहाँ रोरी सूत्र तो काम नहीं करेगा ना, रोरी तो रे का ही लोप करता है, तो यहां पर तो ढ है, फिर इस ढ का लोप कौन करेगा, ये हमारे सामने बात आई। तो इस ढ का लोप करने वाला सूत्र मैं यहां बता रहा हूं, सूत्र है ढो ढे लोप है। ये सूत्र है मित्रों, देख लो अच्छे से, ढो ढे लोप है। इस सूत्र से यदि ये सूत्र कह रहा है कि ढ के बाद में यदि ढ मिलता है तो पहले वाले ढ का लोप हो जाता है। जैसे रोरी सूत्र लोप करता है ना रे का, उसी तरह से ये ढ का लोप कर देगा, समझ गए। तो इस वाले ढ का लोप हो जाएगा, किससे, ढोड़े लोप है सूत्र से। इसको लिख लेना आप अलग से, ठीक है। अब देखिए लोप हो गया, लोप होने के बाद में ये वाला सूत्र काम कर जाएगा। अब ये वाला सूत्र कहता है कि ढ या रे का लोप होने पर, तो यहां पर ढ का लोप हुआ और उससे पहले जो आपका अण है उसको दीर्घ हो जाएगा। तो यहां पर ली में ई दिखाई दे रहा है, ये अण में आता है, तो इसको दीर्घ कर देंगे, ली और ढ है। इस तरह हमारा ये रूप बन जाता है। अब कैसे बना समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, अब आगे एक दो उदाहरण और हैं, इनको भी समझ लेते हैं। यहां देखेंगे आप, बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है अंतर्धन राष्ट्रीय। यहां पर बहुत अशुद्धि करते हैं, ये अशुद्धि संशोधन में भी आता है कि बताइए इनमें से कौन सा रूप शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। तो यहाँ नियम पता होगा तो तुरंत पकड़ लोगे आप, और नियम नहीं पता है तो गलत ही करोगे ना, इसलिए आपको अच्छे से समझना है नियमों को। अब यहाँ देखो अंतर, रे आ रहा है, आगे भी रे आ रहा है, इस वाले रे का लोप करें और फिर यहाँ पर अंत में ते में जो ए दिखाई दे रहा है उसको दीर्घ कर देना है। तो यहाँ बनेगा अंता, बनेगा कि नहीं, अंत का अंता, फिर आगे राष्ट्रीय है, यो कितने जोड़ देना है, अंतरराष्ट्रीय, ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम लिखते अंतरराष्ट्रीय हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब शुद्ध ये है आपका, संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि यही शुद्ध है। अंतरराष्ट्रीय वो शुद्ध नहीं है, ये वाला लिखना है। आगे चलिए, आगे है शंभुर धन राजते। यहां पर रे आ रहा है, इधर रे आ रहा है, तो रे का लोप करे, फिर शंभु में जो ऊ दिख रहा है इसको दीर्घ करना है, तो बन जाएगा शंभु राजते। इस तरह से रूप बन जाएगा। आगे है निर्धन रस है, तो यहां पर रे का लोप होकर के नी में जो ई दिख रहा है उसको दीर्घ कर देना है, नी रस है, ऐसे बन जाएगा। आगे है दाश रथिर धन राम है, तो यहां पर रे दिखाई दे रहा है, आगे भी रे है, इस रे का लोप करो, फिर दाश रथी में जो थे में ई दिख रहा है छोटा ई, उसको दीर्घ कर दो, बना लेंगे दाश रथी राम है, ये बन जाएगा दाश रथी राम है। इस तरह से हमारा ये रूप बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे उदाहरण सारे के सारे बन जाते हैं, इसमें किसी भी उदाहरण में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आपने देखा, यहाँ पर सारे उदाहरण मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। जैसे कि पुनर्धन रमते में आपको बताया कि रे का लोप करें, फिर यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है उसको दीर्घ करना है, तो बन जाएगा पुनरमते। इसी तरह यहाँ पर रे का लोप करो, ई दिखाई दे रहा है दीर्घ करो, हरि रम्य है, यहाँ पर नी रवे है, नी रज है, यहाँ नी रोग है, दूराज है, यहाँ पर देखो ढ का लोप हुआ है। तो ढ का लोप किससे होता है मित्रों बताइए। यहाँ रे का लोप तो रोरी कर रहा है, लेकिन ढ का कौन करेगा। तो ढ के लिए हमने बताया था ढोढ़े लोप है, ढोढ़े लोप से इस ढ का लोप होगा, उससे पहले जो अण है उसको दीर्घ कर देना है, तो बन जाएगा ली ढ। इसी तरह यहाँ उदाहरण देख रहे हैं आप, अंतरराष्ट्रीय, अंतर में रे है लोप हुआ,
शंभु राजते नीरस है। तो यहाँ आपने देखा कि एक एक उदाहरण को आपको हमने स्पष्ट किया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया, एकदम सरल तरीका से। उम्मीद करते हैं आपको सारा मैटर समझ में आया होगा। इस तरह से मित्रों आज आपने देखा विसर्ग लोप दीर्घ संधि। आज की हमारी यह संधि कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमने एक एक चीज को समझाया है, हमने आपको सूत्र अच्छे से क्लियर किया, सूत्र का अर्थ आपको लिखवा दिया, इसके बाद में आपको उदाहरण समझा दिए हमने बहुत सारे, तो वो आपको अच्छे से सारे कुछ क्लियर होने चाहिए आपको। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ये जो जानकारी है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचे, जिससे कि उनको भी लाभ इससे मिल सके। अपनी तैयारी को मजबूत करें लगातार। आज का टॉपिक पूरा हो जाता है। कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर हमें कमेंट करके बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना यारो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये जो ज्ञान है सब तक पहुंचना चाहिए, सबको जानकारी मिलनी चाहिए। जो जो हमारे संस्कृत के विद्यार्थी हैं सरल रूप में इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं हर टॉपिक को बिल्कुल सरल तरीका से आपको समझाता हूं यहाँ पर, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी केवल देखने मात्र से समझ सकता है, उसको ऑफलाइन कोचिंग में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयार करना है, मजबूती से तैयारी करो यार, मजबूत। यदि आपको सिलेक्शन प्राप्त करना है तो मजबूती के साथ में संकल्प करो और फिर लगातार कोशिश करो। कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन कोशिश करो तो एक दिन जरूर मिलती है, इसलिए वो दिन जरूर आएगा। केवल कोशिश पर ध्यान रखना है, प्रयास आपको करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अध्ययन लगातार बनाए रखना है, अपनी कोशिश नहीं छोड़नी है। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। इसलिए आपको कोशिश कभी भी बंद नहीं करनी है, लगातार चलते रहो, लगातार चलते रहो। आपको पता है कि कछुआ भी लगातार चलते चलते जीत को प्राप्त कर जाता है, तो आप निश्चित सफलता प्राप्त करोगे, ऐसा हमें विश्वास है, यदि आप लगातार कोशिश करते रहोगे। तो बस ऐसी ही कामनाओं के साथ, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।